जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार दया कोचिंग सेंटर परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से लाइव आ जाइए क्योंकि आपकी जो जीके की क्लास है वो क्या प्रारंभ हो चुकी है। क्या हो चुका है प्यारे बच्चों, ध्यान देना। जो जीके की क्लास है वो प्रारंभ हो चुकी है और आज जो टॉपिक रहेंगे वो हमारे भाई महत्वपूर्ण टॉपिक रहेंगे। तो देखिए, एक बार देखते हैं कौन कौन से टॉपिक रहेंगे, इन चीजों के बारे में जानेंगे प्यारे बच्चों। तो कौन कौन बच्चा आ चुका है? आरू जी, राम राम सर जी, राहुल, जय हिंद सर। जय हिंद प्यारे बच्चों, सभी बच्चों के लिए जय हिंद भाई। तो आज के टॉपिक को प्रारंभ करने से पहले भाई मैं आपको टॉपिक का नाम बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कुछ अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के बारे में। तो देखिए, अंतरराष्ट्रीय सीमाएं प्यार बच्चों कौन कौन सी, एक बार मुझे आप लोग कमेंट्स करके बताओगे क्या मैंने आपको भारत के पर्वत कराए या नहीं कराए? भाई मुझे बताओगे एक बार आप लोग, मैंने आपको अभी तक भारत के पर्वत कराए या नहीं कराए? तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, एक तरफ हम लोग किसके बारे में लिखेंगे? एक तरफ तो हम लोग लिखेंगे भाई सीमा के बारे में और एक तरफ लिखेंगे देश के बारे में। प्यारे बच्चों याद रखना। बहुत बढ़िया भाई, सभी के लिए जय हिंद प्यारे बच्चों, सभी के लिए। लक्ष्मीकांत जय हिंद। अच्छा, राहुल जी कह रहे हैं नहीं बेटा। चलिए तो आज इन्हें करते हैं भाई। मोस्टली 4-5 टॉपिक हमें करने ही करने हैं, महत्वपूर्ण टॉपिकों को उड़ाएंगे भाई। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, याद रखना आप लोगों से, कि भाई ये बताइए 38वीं जो समांतर रेखा है प्यार बच्चा, याद रखना वो किस किस के बीच है। क्वेश्चन क्या आता है, ध्यान देना। प्यार बच्चों ध्यान देना, क्या क्या क्वेश्चन आता है कि 38वीं जो समांतर रेखा है, ध्यान देना 38वीं समांतर रेखाएं जो है प्यार बच्चों, ध्यान देना वो किस किस के बीच है। तो पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। अच्छा, करा दीजिए पर्वत प्यार बच्चों, बिल्कुल पर्वत कराया जाएगा। तो याद रखना किसमें ये होता है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में प्यार बच्चों। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच कौन सी वो है, ध्यान देना, ये रहेंगी प्यार बच्चों आपकी 38वीं समांतर रेखा। पेपर में क्वेश्चन आता है कि भाई 49वीं जो समांतर रेखा है प्यारे बच्चों, बताएंगे किस किस के बीच है। देखिए पेपर में क्वेश्चन क्या आता है, पेपर में क्वेश्चन आता है बेटा, ध्यान देना, ये शायद मैंने नहीं कराया है, एक बार ध्यान दीजिए। 49वीं होती है यूएसए और कनाडा प्यारे बच्चों, यूएसए और कनाडा। जब मैंने आपको बस 3 से 4 कराई थी प्यारे बच्चों, पर्वत तो हो चुका है। तो अभी तो आप मना कर रहे थे भाई पर्वत नहीं कराया है। आप लोग मुझे देख के बताएं मैंने आपको पर्वत पढ़ाया नहीं पढ़ाया प्यार बच्चों, एक बार देख लेना, बताना मुझे भाई। पेपर में क्वेश्चन आता है, रखना कि मैग्नी नाट प्यार बच्चा, याद रखना क्वेश्चन आता है मैग्नी नाट जो रेखा है वो किस किस देश के बीच में। तो प्यार बच्चा याद रखना जर्मनी और फ्रांस। किस किस के बीच में है भाई आपका? जर्मनी और प्यार बच्चा याद रखना फ्रांस के बीच में, और फ्रांस के बीच में है। क्वेश्चन आता है पेपर में रेड किल्प रेखा किस किस के बीच में है। तो ध्यान देना कहां पर होगी प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा आपका भारत और पाकिस्तान, जिसका निर्माण 1947 में सर रेड क्लिफ ने किया था। क्वेश्चन आता है डूरेंट रेखा का किस किस देश के बीच में है, तो याद रखना वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, याद रखना भाई। क्वेश्चन आता है उसके बाद में मैकमोहन रेखा किस किस के बीच में, ये पहले याद रखना ये है आपकी भारत और चीन प्यार बच्चों। देखते रहिए भाई एक बार। तो भारत और चीन में जो इस रेखा का निर्माण हुआ, ध्यान देना ये कब हुआ था। तो इस रेखा का जो निर्माण है प्यारे बच्चों, ध्यान देना ये हुआ था 1914 ईस्वी में। कब हुआ था जी? 1914 ईस्वी में हुआ था। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आ जाएगा इससे पहले पहले डूरेंट रेखा, ये वर्तमान की बात है भाई, ध्यान देना ये किस में है आपका? वर्तमान में, याद रखना। तो क्वेश्चन आ जाए पहले डूरेंट रेखा किस देश के बीच में थी, तो ये थी भारत और
अफगानिस्तान प्यारे बच्चों। ऐसा है क्योंकि भारत और अफगानिस्तान के बीच में ही, तो ध्यान देना इस चीज के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए इस चीज के बारे में कि भारत और जब पाकिस्तान एक ही देश हुआ करते थे, लेकिन 1947 के बाद में भारत और पाकिस्तान अलग हुए तो ये रेखा जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में आ गई। तो जब भारत और पाकिस्तान में ये डूरन रेखा पहले थी, कब आई थी, ध्यान देना 1896 में। कब आई थी भाई? 1896 ईस्वी में। क्लियर हुआ? ये टॉपिक आपका क्या होता है, समाप्त होता है प्यारे बच्चे। याद रखना, एक यहाँ से आपका क्या है, क्वेश्चन जो है तो एक क्वेश्चन फंसेगा भाई, एक बार देख लेना इन क्वेश्चनों को। अब उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक। बेटा लिख लिया क्या? सभी लोग बताएंगे लिख लिया, ये टॉपिक नोट डाउन कर लिया, आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई। फिर बच्चों जवाब दोगे, आगे बढ़े प्यारे बच्चों, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप पढ़ेंगे टॉपिक का नाम रहेगा प्रमुख देशों के राष्ट्रीय प्रतीक। किसकी कॉल आई भाई, देखते हैं एक बार प्यारे बच्चों। अच्छा संदीप जी, संदीप बच्चा बोलिए। हेलो। हेलो सर, मेरा छूट गया है 3%। ओके ओके ओके, करिए, लीजिए जल्दी कीजिए भाई। ठीक है बेटा करिए। तो आरू बच्चा, आप बताओगे कि भाई अभी तक हमने पर्वत पढ़े नहीं पढ़े? पढ़ लिए ना शायद, मुझे लग रहा है जैसे मैंने पढ़ा दिए हूँ। बाकी आप बताइए भाई मुझे, कभी मैंने किसी और बैच में पढ़ा है और मुझे लग रहा है मैंने आपको पढ़ा दिया हो। देख लेना भाई एक बार। नोट डाउन कीजिए। अब पढ़ेंगे प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक क्या होते हैं। अच्छा भाई, कौन मना कर रहा है? अच्छा, लक्ष्मीकांत कह रहे हैं मैं नहीं पढ़ा हूं। प्यारे बच्चों एक बार देख लेना, पुरानी वीडियो होगी, आप पुरानी वीडियो में जाना, एक क्लास होगी जहां मैंने आपको भारत के पर्वत के बारे में पढ़ाया होगा। शायद भारत की नदियां नहीं पढ़ाई है मैंने आपको, भारत की नदियां नहीं पढ़ाई हैं जिनको आज हम लोग पढ़ेंगे, भारत की नदियों के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए इसके बाद। अब की बार कौन है भाई? हेलो, हेलो जी सर लक्ष्मीकांत। मैं अभी कल क्लास ज्वाइन किया हूँ। अच्छा अच्छा बच्चा जी बोलिए। तो हम पढ़े नहीं हैं, इसीलिए कह रहे थे कि मैं नहीं पढ़ा हूँ। कोई बात नहीं बच्चा, पुरानी रिकॉर्डेड क्लास में जाइए। लगभग हमारी अभी ये 12वीं क्लास है जीके जी की। सर। तो आप पुरानी 10 क्लासों को देख लीजिए प्यारे बच्चों। जी इससे सर जी। क्या होगा कि नया टॉपिक आपका रोजाना चलता रहेगा इस तरीके से, और पुराना पोर्शन आप वहां से कवर कर लोगे बच्चा, ठीक जी है? सर। जी ओके सर। बच्चा, ओके ओके ओके, जय हिंद थैंक्स सर। बच्चा। जय हिंद बच्चा, जय हिंद। चलिए भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना, प्रमुख देशों के प्रमुख देशों के स्मारक प्रतीक। ध्यान देना प्यारे बच्चों, ये राष्ट्रीय स्मारक आ जाएंगे भैया, लिख लेना राष्ट्रीय स्मारक प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय स्मारक। तो नोट डाउन देख लेना एक बार। स्मारक लिख रहा है, समझ में आ रहा है ना, इस तरीके से। चलिए, तो एक तरफ हम लोग पढ़ेंगे भाई देश के बारे में, यानी कि जो स्मारक है वो उसके बारे में पढ़ेंगे। एक बेटा स्थान पढ़ेंगे उसका, और एक पढ़ेंगे बच्चा देश। तीन चीजें हेडिंग डालोगे आप लोग, स्मारक, स्थान और देश के बारे में। तो देखिए किस किस तरीके से होंगे भाई। बेटा सभी लोग नोट डाउन करते समझते चीजों को चलेंगे। देखिए पेपर में क्वेश्चन आता है जैसे झुकी हुई मीनार, बेटा क्या क्वेश्चन आता है पेपर में, आता है झुकी हुई जो मीनार है भाई,
ये कहां पर है? तो प्यार बच्चों याद रखना पीसा। और पीसा कहां पड़ता है आपका? इटली। पीसा कहां पड़ता है बच्चों? ध्यान देना, इटली के अंदर। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, दिखाई दे रहा है सभी को? पार्थानान बेटा, पार्थनान स्थान बेटा ये कहाँ है? याद रखना एथेंस के अंदर रहेगा। और ये कहां पर, किस देश में है? यूनान के अंदर। ये किस देश में भाई? आपका यूनान के अंदर प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना। ग्रेट वाल बेटा, ग्रेट वाल का मतलब होता है जो सबसे लंबी आपकी दीवार हो जाएगी। तो ये कहां पड़ती है आपकी? चीन में। तो बेटा चीन में भी कहा? उत्तर चीन के अंदर प्यारे बच्चों, ध्यान देना। और देश कौन सा हो जाएगा भाई? आपका चीन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बेटा? दिखाई देनी सारी चीजें? ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों, ध्यान देना। पिरामिड, क्या क्वेश्चन आ जाएगा जी? पिरामिड के बारे में आ जाएगा प्यारे बच्चों, ध्यान देना। ये कहां पर आपकी? गीजा में। और ध्यान देना प्यारे बच्चों, ये कहां है आपकी? मिस्र के अंदर। कहां रहेगी भाई? आपके मिस्र के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पवन चक्की भाई, क्या क्वेश्चन आएगा कि जो पवन चक्की है प्यारे बच्चों, ध्यान देना, ये कहाँ है आपकी? ये आपकी किंडर बेटा, याद रखना किस में रहेंगी? किंडर डिस्क में। किंडर डिस्क में प्यारे बच्चों कहाँ पर है आपकी? डेनमार्क में। किस में होंगी? जो आपकी डेनमार्क में रहेंगी, ध्यान देना। प्यारे बच्चों कहाँ हो जाएंगी आपकी? डेनमार्क में। डेनमार्क के अंदर। उसी के बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ताजमहल, क्या हो जाएगा भाई? ताजमहल हो जाएगा प्यारे बच्चों। ये कहाँ है आपका? आगरा। और आगरा बेटा कहाँ है आपका? भारत के अंदर। कहाँ रहेगा? भारत में। चीजें देखिए समझ में आ रही है भाई? एक बार बताएंगे चीजें समझ में तो आ रही है सभी बच्चों को? चलिए ठीक है प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, आपसे आता है, याद रखना, ओपरा हाउस। प्यारे बच्चों याद रखना क्या आता है? ओपरा हाउस। और ओपरा अगर मैं हाउस की बात करता हूं तो ये कहाँ है भाई? ये है आपका सिडनी। और बेटा सिडनी स्थान कहाँ है आपका? ऑस्ट्रेलिया। ये कहाँ पर आपका? ऑस्ट्रेलिया में। देखिए तो एक तरफ क्या हो जाएगी? फिर से स्मारक हो जाएगी, स्थान हो जाएंगे, और प्यारे बच्चों ध्यान देना देश हो जाएंगे। तो ज्यादा चीजें नहीं बचेंगी, बस 3 चीजें ही आप लोगों के बारे में याद रखना। इसमें आता है स्टेचू ऑफ लिबर्टी, कहाँ है बेटा? याद रखना स्टेचू ऑफ लिबर्टी। तो ये क्वेश्चन तो ऐसा है जिसे सभी लोग जानते हैं, तो आंसर देंगे स्टेचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है प्यारे बच्चों? देखता हूँ कितने बच्चों को पता है इस चीज के बारे में। स्टेचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? आंसर आप दोगे, मैं नहीं दे रहा। बहुत बार सुना है ना। सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल की पहले से मूर्ति से पहले यही तो, इसकी तो जो हाइट थी वो सबसे ज्यादा इसी की तो थी। तो बच्चा बताओगे प्यारे बच्चों सभी लोग कि स्टेचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना आपसे। एमफिल टावर भाई, याद रखना एमफिल टावर कहाँ है प्यारे बच्चों? याद रखना एमफिल जो टावर है ये आपका कहाँ है? तो ध्यान देना ये आपका पेरिस में है। और पेरिस बेटा कहाँ है आपका? याद रखना फ्रांस में। कहाँ पर होगा प्यारे बच्चों? ध्यान देना फ्रांस। बेटा जवाब दे सभी बच्चे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बारे में। पेरिस। पेरिस तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, पेरिस किसके लिए है? पेरिस तो आपका है एमफिल टावर के लिए। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है ये आपकी कहाँ पड़ती है? ध्यान देना ये पड़ती है आपकी न्यूयॉर्क में। कहाँ पड़ती है जी? न्यूयॉर्क में पड़ते। न्यूयॉर्क कहाँ पे आपका? यूएस से। कहाँ होगा प्यार बच्चों? यूएस से। जो कंप्लीट ये टॉपिक भी क्या है आपका? समाप्त होता है। एक बार देखेंगे सभी लोग। एक इंपीरियल प्लेस के बारे में और आता है जो कहां पड़ता है आपका? टोक्यो जापान में। इंपीरियल प्लेस लास्ट क्वेश्चन रह रहा है, बस ध्यान देना इस टॉपिक का। इंपीरियल प्लेस प्यारे बच्चे याद रखना ये कहाँ है आपका? टोक्यो। और बेटा याद रखना देश कौन सा हो जाएगा भाई? देश की मैं बात करता हूं तो देश हो जाएगा प्यार बच्चों जापान। ये टॉपिक फिनिश, स्मारक इज कंप्लीट आपकी। अच्छा एमफिल टावर के बारे में बता रहे थे बेटा, क्वेश्चन मैंने ऊपर वाला किया था। चलिए आगे देखिए उसके बाद में। करेंगे भाई। अब हम लोग पढ़ेंगे, याद रखना किस चीज के बारे में भाई? प्रमुख चिन्हों के बारे में। नोट डाउन कर लिया प्यारे बच्चों? देख लेना भाई, जो चीज समझ में ना आए पूछते रहना भाई, बिल्कुल पूछ लेना। क्योंकि आज की स्पीड थोड़ी, स्पीड का मतलब है कि दिन ही कितने दिन बचे हैं, बस हम लोग बस 15-16 दिन बचे हैं। तो 22 को पेपर है, 4 आज डेट है हमारी। तो स्पीड में लगभग एक दिन में 4 से 5 हम लोग टॉपिकों को ऐसे ही फिनिश करते चलेंगे जो भी महत्वपूर्ण है। हो गए भाई सबके? नोट डाउन हो गए? आगे बढ़े क्या बच्चे? कमेंट्स करेंगे एक बार सभी लोग? आगे बढ़े भाई, बताएंगे एक बार कमेंट्स करके। तो लिख लेना क्या क्या चीज होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख चिन्ह तथा प्रतीक के बारे में, ठीक है जी। बड़ा सिलेबस जीके जीएस का भाई याद रखना आपका 15 तारीख तक मैं समाप्त कर दूंगा। 10 एक दिन तो चाहिए ना अभी भाई। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक बेटा याद रखना आपका राष्ट्रीय प्रतीक और चिन्ह के बारे में प्यारे बच्चे ध्यान देना। राष्ट्रीय प्रतीक और चिन्ह भाई दिखाई दे रहा है?
राष्ट्रीय प्रतीक और चिन्ह, इनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए टॉपिक रहेगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं भाई। देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा, देखना पेपर में क्वेश्चन आता है, पर देखना अब किसका भाई क्वेश्चन ऐसे बना है। किसी बच्चे मिस कॉल लगी है क्या किसी बच्चे से गलती से? चलिए आगे देखिए बेटा। तो हम लोग पढ़ेंगे कमल के बारे में, कि आपने पढ़ा होगा कमल। कमल जो है वो किस चीज का हमें सूचक देता है? कमल का जो फूल होता है वो हमें किस चीज को दर्शाता है प्यार बच्चों? ऐसे क्वेश्चन आएगा आप लोगों से। क्वेश्चन क्या आता है ध्यान देना, कि आपने रेड क्रॉस देखा होगा। क्या देखा होगा? रेड क्रॉस। तो रेड क्रॉस जो है ध्यान देना, ये किसका सूचक है? पेपर में क्वेश्चन आएगा आप लोगों से। शांति बेटा, अच्छा उसके लिए कह रहे हो भाई। पेपर में क्वेश्चन आता है, ध्यान देना, कि आपने एक खोपड़ी देखी होगी, उस खोपड़ी को ध्यान देना प्यार बच्चों, उस खोपड़ी को दो हड्डियां काटती हुई, इस तरीके से, ये किसका सूचक होता है? तो इस तरीके से क्वेश्चन हम लोगों के पेपर में आते हैं। तो इसी टॉपिक को पढ़ेंगे, लगभग 5 से 7 मिनट में इस टॉपिक को हम लोग फिनिश कर देंगे। लेकिन महत्वपूर्ण टॉपिक याद रखना चाहिए, बिजली का खतरा कर दिया भाई। प्लस सभी बच्चे एक्टिव रहा करो प्यारे बच्चों। क्या है? सभी बच्चे एक्टिव रहेंगे, और जितना एक्टिव रहोगे आप लोग उतनी चीजों को बेहतर तरीके से सीखोगे, ध्यान देना। चलिए भाई, तो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और टॉपिक में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हमने पढ़ा भाई कमल के बारे में। तो कमल किसका होता है याद रखना, ये संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक होता है। पर किसका होता है? संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक प्यारे बच्चों, ध्यान देना। क्वेश्चन आता है रेड क्रॉस प्यारे बच्चों। रेड क्रॉस किसका होता है याद रखना? डॉक्टरी सहायता का। डॉक्टरी, देखा है ना आप लोगों ने, इस तरीके से जितनी भी एम्बुलेंस हॉस्पिटल रहते हैं तो रेड क्रॉस ही तो होता है। इस चीज के बारे में याद रखना आप लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है याद रखना, नेक्स्ट क्वेश्चन रेड क्रॉस तो बड़ा डॉक्टरी सहायता। तीसरा क्वेश्चन बनता है लाल झंडा किसका होता है? लाल झंडा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आता है लाल झंडा किसका होता है? तो याद रखना खतरे का। तो बच्चों ध्यान देना किसका बन जाएगा भाई, एक तो आपका खतरे का हो जाएगा, और दूसरा बेटा किसका रहेगा याद रखना? क्रांति का। खतरे का सूचक, और याद रखना और क्रांति का भाई, याद रखिए। ठीक है, क्लियर हुई ये चीज आपकी? ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों से आएगा, काला झंडा किसका होता है? काला झंडा, तो अगर मैं काला झंडे की बात करता हूँ बेटा, ये होता है आपका विरोध का। किसका होता है? विरोध का सूचक भाई। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, ध्यान देना, पीला झंडा किसका होता है? पीला झंडा, तो ये होता है संक्रामक, जो रोधी होती है ना, संक्रामक। रोगी को ले जाने वाली गाड़ी के आगे होता है बेटा। याद रखना, जो किसी वायरस से इफेक्टेड होते हैं, संक्रामक जो रोगी होते हैं, उन्हें ले जाने वाली जो गाड़ी होती है उसके आगे पे हमेशा पीला झंडा लगा होता है। तो उस व्यक्ति को कोई, उस गाड़ी को हाथ देता है। क्वेश्चन आता है उल्टा झंडा किसका है भाई? तो अगर मैं उल्टा झंडे कह तो बेटा याद रखना, ये होता है आपका संकट का प्रतीक। उल्टा संकट का प्रतीक होता है, ध्यान देना। क्या प्यार बच्चों, मैं अगर उल्टे झंडे की बात करता हूँ तो नोट डाउन करेंगे भाई इन चीजों को। नोट डाउन करें सभी प्यारे बच्चों। इसी के बाद देखिए अगला क्वेश्चन आता है भाई, ये बताइए सफेद झंडा किसका होता है प्यारे बच्चों? याद रखना, सफेद जो झंडा होता है वो किसका होता है? तो ये होता है परिवार नियोजक। परिवार नियोजक का प्रतीक। ठीक है, क्लियर हुई ये चीज आपकी? अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर बच्चे, याद रखना, कबूतर पक्षी। कबूतर जो पक्षी होता है ये किसका होता है? ये होता है शांति का प्रतीक। किसका होता है? शांति का प्रतीक। कहते हैं ना, कबूतर आ कबूतर जा जा, एक गाना था ना भाई, ध्यान दे, जो गाना था बेटा याद रखना, वो शांति का प्रतीक होता है, जो कबूतर पक्षी होता है। देखेंगे एक बार, इन्हें नोट डाउन कर लेंगे भाई। अरे भाई, संधि समर्पण का, बिल्कुल बेटा सही बात है। किसका रहेगा भाई?
थोड़ी चीजें कराने में भाई याद रखना। तो सफेद झंडे की जगह यहाँ पर जो सफेद झंडा रहेगा बेटा, इसकी जगह आपको क्या लिख लेना है, इसमें लिख लेना आपको लाल त्रिकोण। ये हो जाएगा आपका लाल त्रिकोण भाई प्यारे बच्चों। सफेद झंडा मैं आपको यहाँ पे करा दूंगा, देखिए अगले पेज पे से नोट डाउन कर ले। लाल त्रिकोण होता है परिवार नियोजक का प्रतीक, ध्यान देना भाई। बिल्कुल सही आरू बच्चा। चीजें हो जाती हैं, जो जल्दी से चीजें करते हैं तो चीजें एक दो ऊपर नीचे होती हैं, लेकिन बहुत बढ़िया, जिस बच्चे ने तैयारी कर रखी है वो उन चीजों को देख लेता है। लाल त्रिकोण होता है परिवार नियोजक का प्रतीक जो होता है। आगे की साइड बढ़े बेटा, आगे बढ़े। ठीक है जी, आगे देखिए उसके बाद में क्या होता है। इसका पर बच्चों याद रखना, क्वेश्चन आता है हम लोगों से हरा प्रकाश, बेटा याद रखना क्या होता है हरा प्रकाश। तो हरा प्रकाश किससे संबंधित होता है प्यारे बच्चों, ध्यान देना, ये होता है यातायात को जाने से। यातायात को जाने से। तो कितने व्यक्तियों को भाई ड्राइविंग आती है, कितने बच्चों को ड्राइविंग आती है। तो जिन भी बच्चों को ड्राइविंग आती है ना, देखते हो ना, आपका क्या होता है, ध्यान देना, हरा प्रकाश होता है, लाल प्रकाश होता है, पीला होता है। थोड़ा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साफ साफ थोड़ा और। यातायात का सूचक प्यारे बच्चों या प्रतीक। अच्छा आरू जी कह रहे हैं मुझे आती है, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों आरू भाई। क्या क्या आता है और आपको आरू बच्चा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, आंखों पर बंधी पट्टी और हाथ में तराजू लिए एक महिला। देखा है ना बेटा, कहां पर देखा है, हाँ, आंखों पे क्या होगी, हमें भी आता है, लक्ष्मीकांत कह रहे हैं जी हमें भी आता है, मुझे आती है सर ड्राइविंग, बहुत बढ़िया भाई। आपने देखा होगा कि हमेशा मूवियों के अंदर की आंख पर पट्टी बंधी हुई है, हाथ में तराजू लेके भाई। तो कहां पर देखा है ऐसा आपने, संदीप कह रहे हैं जी मुझे भी आती है, बहुत बढ़िया बेटा। जब फौज में लग जाओ तो भाई मुझे लॉन्ग ड्राइव पे लेके चलना, कौन कौन चलोगे भाई, कौन कौन बच्चे भाई मुझे लॉन्ग ड्राइव पे लेके चलोगे जब फौज में लग जाओगे आप लोगों में से। तो जिस भाई को ड्राइविंग आए वही भाई हामी भरे। बाइक लवर, हाँ बेटा मतलब बिल्कुल सही बात है लक्ष्मीकांत, कोर्ट में। तो ये होता है न्याय का प्रतीक, बेटा किसका होता है, न्याय का प्रतीक होता है, ध्यान देना। किसका प्रतीक होता है जी, न्याय, न्याय का। अदालत में देखा होगा, बिल्कुल सही बात है। तो अब भाई मुझे बाइक से लेके जाए या गाड़ी से लेके जाए, लेकिन जब आप लगोगे तो ध्यान देना, तब हम लोग कहाँ चलेंगे, लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे भाई, ठीक है। देखते हैं भाई कौन कौन बच्चा लेके जाता है। ओके, संदीप भाई कह रहे हैं हम सर, राहुल कह रहे हैं न्याय बेटा बिल्कुल सही है, आरू जी कह रहे हैं हम भी बच्चा। आरू बहुत बढ़िया भाई, सभी लोग चलेंगे, यानी सभी लोग भाई एक गाड़ी कर लेंगे। तो जो जो बच्चा लगेगा भाई वो बच्चे आएंगे, उनसे हम लोग मिलेंगे, वो हमसे मिलेंगे, मुलाकात होगी। तो एक गाड़ी कर लेंगे, फिर कुछ कुछ डिस्टेंस पे सभी बच्चे गाड़ी चला के दिखाएंगे, है ना। एक उनका ड्राइविंग टेस्ट होगा कि सही चलाते नहीं चलाते। गाड़ी चलाते वक्त कितने बच्चे सीट बेल्ट बांधते हैं प्यारे बच्चों, नियमों का कितने लोग पालन करते हैं, बताओगे, जवाब दोगे भाई, ताकि आप लोगों को नींद ना आए। बस में चलेंगे, बच्चा बच्चा फिर तो ठीक है, बस में भाई फिर मैं अपने आप ही चला जाऊंगा ठीक है। तो नियम कानून नियमों का बेटा कितने लोग पालन करते हैं, देखता हूं जवाब देंगे। क्वेश्चन आता है उसके बाद में, चक्र किसका प्रतीक होता है, पहले उच्चारण रखना, ये होता है आपका प्रगति का, किसका होता है जी, प्रगति का प्रतीक होता है चक्र, प्यारे बच्चों ध्यान देना। क्वेश्चन आता है उसके बाद याद रखना, ऑलिव की शाखा, ऑलिव की जो शाखा है प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये किसका होता है, ये होता है शांति का प्रतीक, किसका होता है जी, शांति का प्रतीक प्यारे बच्चों, ठीक है। उसका बाद प्यारे बच्चों ध्यान देना, क्वेश्चन आता है किसके ऊपर भाई एक दूसरे को, एक दूसरे को काटती हड्डियां और ऊपर रखी हुई खोपड़ी, ये किसका प्रतीक होता है प्यारे बच्चों, तो ध्यान देना, ये होता है खतरे का। और खतरा भी कैसा प्यारे बच्चों, बिजली का खतरा, बिजली के खतरे के लिए। अक्सर आपने चीज ट्रांसफार्मर के ऊपर देखे होंगे,
बहुत बढ़िया भाई। अनुजाट ने कहा है आरी सीख ले, और आरू बोल रहे हैं क्या सीखूं। जी सर बेटा, याद रखना बिजली के खतरे के ऊपर जो ट्रांसफर के ऊपर लिखा होता है, ध्यान देना, लगा हुआ होता है, हमेशा रेड कलर में एक पट्टी बंधी होगी, उसके ऊपर हमेशा आपको ये चीजें दिखाई देंगे। तो पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं इस जगह से, इस जगह से बेटा याद रखना। पेपर में क्वेश्चन आता है वहां पर काली पट्टी किसका होता है, वहां पर काली जो बेटा याद रखना पट्टी होता है वो किसका होता है, याद रखना ये किसका होता है, शोक का, विरोध का। ये किसका होता है जी, शोक का होगा, विरोध का होगा, और प्यार बच्चों याद रखना दुख का होगा। किसका होगा जी, दुख का प्रतीक होता है, याद रखना, वहां पर बंधी काली पट्टी। इसी के साथ ये टॉपिक बेटा क्या है, याद रखना, फिनिश होता है। ये टॉपिक भी क्या होता है आपका, समाप्त होता है प्यार बच्चों, याद रखना। तो बढ़ते हैं भाई आगे के लिए। अब हेडिंग डाल लेना प्यार बच्चों, उसके बाद में याद रखना विश्व की झीलों के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, विश्व की झीलों के बारे में पढ़ेंगे। तो विश्व की झील से भाई क्या क्या क्वेश्चन आते हैं प्यार बच्चों, ध्यान देना। अब हेडिंग डालेंगे विश्व की झीलों के बारे में। बड़े भाई आगे नोट डाउन कर लिया सभी बच्चों ने, सभी प्यार बच्चों ने नोट डाउन कर लिया ना प्यार बच्चों। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब पढ़ेंगे विश्व की झीलों के बारे में। विश्व की झीलें प्यारे बच्चों ध्यान देना। तो विश्व की झीलों से क्या क्या क्वेश्चन आता है इस चीज के बारे में समझना। क्वेश्चन आएगा, हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेटा याद रखना किसके बारे में पढ़ेंगे, लिख लेना प्यारे बच्चों। पहली झील का नाम होगा कैस्पियन सागर। किसके बारे में, कैस्पियन सागर के बारे में, कि कैस्पियन सागर से क्या क्या क्वेश्चन आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण बनेंगे। तो कैस्पियन सागर से बनेगा भाई, पहला पॉइंट बनता है यह क्षेत्रफल और आयतन की, या क्षेत्रफल और आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है, सॉरी बड़ी झील है भाई। क्या हो रहेगी, बड़ी झील है। दूसरा क्वेश्चन बेटा क्या हो जाएगा, इससे लिख लेना, यह विश्व की, यह विश्व की सबसे खारे पानी की झील है। क्या हो जाएगी, खारे पानी की झील प्यारे बच्चों विश्व की कौन सी हो जाएगी, याद रखना कैस्पियन सागर। थर्ड पॉइंट क्या बनता है प्यारे बच्चों, ध्यान देना। थर्ड पॉइंट हो जाएगा आप लोगों से भाई, एशिया की सबसे बड़ी झील है। क्या हो जाएगी, एशिया की सबसे बड़ी जो झील की बात करता हूं तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, वो क्या हो जाएगी आपकी कैस्पियन सागर। ये सारी चीज मैं आपको कैस्पियन सागर के बारे में बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, ध्यान देना। क्वेश्चन आता है कि कैस्पियन सागर जो है वो कितने देशों के साथ सीमा बनाता है। क्वेश्चन आता है यह 5 देशों के साथ सीमा बनाता है प्यारे बच्चों, ध्यान देना। ठीक है, कैचमेंट सागर इज ए कंप्लीट भाई। बहुत बढ़िया भाई। अनुज जाट रेजिमेंट ने कहा सर 5 देश, बिल्कुल करेक्ट बेटा। ये टॉपिक फिनिश, ये टॉपिक क्या होता है आपका, फिनिश होता है। कैस्पियन सागर इज ए कंप्लीट बेटा, नोट डाउन कर लेंगे कैस्पियन सागर से जुड़ी सारी चीजें। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे याद रखना, बैकाल झील के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे भाई, दूसरी झील हो जाएगी आपकी बैकाल झील। तो देखिए बैकाल झील से ज्यादा क्वेश्चन कुछ नहीं बनेगा, जो एक एक दो दो पॉइंट बनेंगे प्यारे बच्चों निकलेंगे। क्वेश्चन आता है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। क्वेश्चन क्या आता है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, याद रखना बेटा, वो होती है आपकी बैकाल झील। तो याद रखना यह विश्व की सबसे गहरी झील है। तो याद रखना प्यारे बच्चों, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी हो जाएगी, ये आपकी बैकाल झील हो जाएगी। क्वेश्चन आता है दूसरा, याद रखना बेटा प्यारे बच्चों, याद रखना कि साइबेरियन का मोती, साइबेरियन का मोती कहते हैं। क्वेश्चन आ जाए कि साइबेरियन का मोती किसे कहते हैं, याद रखना बैकाल झील को। और ये है कहाँ प्यारे बच्चों, याद रखना रूस में। ये कहाँ है आपका भाई, रूस में। ये भी आपका क्या होता है, समाप्त होता है। दोनों चीजें बेटा आपकी कंप्लीट होती है, दोनों को नोट डाउन कर लेना। देखिए
और बच्चे ध्यान देना, अगर आप लोगों को किसी भी बच्चे को सिलेक्शन करना है तो मेरा जो ओपिनियन है, अगर आप 100 नंबर की फिजिकल मारते हो बेटा, 100 नंबर का पूरा फिजिकल मारते हो, तो तब भी आपको कितने क्वेश्चन करने जरूरी है? तकरीबन 37 से 40 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। और इसका मतलब हो गया कि क्वेश्चन की वैल्यू जो है वो आपकी 2 नंबर रहेगी, तो 2 नंबर का 37 से मान लीजिए भाई 35 दूनी 70 74, यानी तकरीबन 174 प्लस नंबर होने चाहिए भाई आपके, अगर 100 का फिजिकल है तो। लेकिन जिन बच्चों का 88 का फिजिकल है, पर बच्चे ध्यान देना, जिन बच्चों का 88 का फिजिकल है तो भैया वो मान के चलना 42 से 45 क्वेश्चन वो सही करके आएगा। सिलेक्शन चाहिए तो, पेपर पास की नहीं बता रहा मैं आपको, पेपर पास करोगे अगर सिलेक्शन चाहिए फाइनल तक तो। बाकी अगर ये है कि सर हमारा पेपर पास हो जाए, तो पेपर पास के लिए कितना है, तो बेटा याद रखना, पेपर पास के लिए अगर मैं बात करता हूँ सिर्फ ओनली एग्जाम पास के लिए, देखो तो एग्जाम पास के लिए तो अगर आप लोग बेटा याद रखना लगभग 32 भी क्वेश्चन करके आओगे तो आपका पेपर पास हो जाएगा 50 में से, पूरे 50 में से। 30 से 35 के बीच में आपको पेपर क्वालिफाई यानी लग जाओगे आप 32 क्वेश्चन की तरफ पे, मतलब पास हो जाओगे, लगोगे नहीं। फिर आपका फिजिकल वगैरह तो हो जाएगा बेटा। 165 प्लस लेके चलना, 165 प्लस भाई, कंपटीशन अब की बार ज्यादा रहना है। देखो हर चीज बता दी मैंने आपको, फिजिकल के साथ भी बताया है, विदाउट फिजिकल बताया है, किस जगह आपकी ज्वाइनिंग होनी है और किस जगह आप बस ये है कि फिजिकल मारोगे, फिजिकल पेपर दोगे, पास हो जाओगे, अच्छी खुशी मिलेगी भाई। फिर उसके बाद में क्या है कि आप लोग क्या है फिजिकल लगा के आओगे, 100 नंबर का फिजिकल हो जाता है, 32-33 क्वेश्चन पर आप पास हो गए तो 166-65 करीब नंबर पे बेटा आपका सिलेक्शन नहीं होगा। 170 यानी कि याद रखना आपका 172 प्लस यानी 174 से ज्यादा नंबर चाहिए आपको, 35 से प्लस क्वेश्चन चाहिए प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये दोनों की दोनों चीजें शायद आपने समझ ली होंगी, और ये चीज आपकी कंप्लीट होती है। उसके बाद देखिए आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन क्या होगा प्यारे बच्चों, ध्यान देना। तो देखिए अगर मैं बात करता हूं तो भाई, अब मैं बात करता हूँ पहले जैसा मृत सागर के बारे में, ध्यान देना, मृत सागर के बारे में क्वेश्चन बनता है मृत सागर से। मृत सागर से क्या क्वेश्चन बनता है प्यारे बच्चों, ध्यान देना, यह सबसे निचली झील है, यह सबसे, पेपर में क्वेश्चन आता है कि सबसे निचली झील कौन सी है, निचली झील है प्यार बच्चों, बस इतना ही लिख लेना। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि सबसे, बड़ा मोई मोई बिल्कुल नहीं होगी। अभी आपके पास कितने दिन बचे हैं सोचे, भैया हमारे पास 15 दिन है। 15 दिन का मतलब क्या है, 15 दिन है। 15 दिन में तो हम इतना कुछ, अब ये चीज लगाइए कि आपको अभी मात्र कितने दिन हुए क्लास लेते लेते, 10 से 12 क्लासेस हुई है मेरी, यानी 11 हो चुके हैं, 12वीं क्लास आ जाए। 12 क्लास में आपका लेवल क्या था और आज क्या है, कितने टॉपिक हमने पढ़ लिए। तो 15 दिन में सोचना कितने टॉपिक पढ़ोगे भाई, इतने ही दिन लगा लो, अभी 10 इतने ही दिन मान के चलो, तो कितनी चीजें हो जाएंगी, क्यों टेंशन ले रहे हो बेटा। आर्मी का पेपर था, एसएससी कुछ नहीं दे रही वो, ऑनलाइन पेपर होगा तो थोड़ा लेवल बढ़ा के चलिए, वही चीज मत रटिए। ये पेपर में आज गया बस ये बताए भाई सबसे पुराना हिमालय पर्वत कौन सा है, नया कौन सा, अरे कुछ एक्स्ट्रा भी तो पढ़िए थोड़ा। पेपर का लेवल क्या होगा कल आप वहां पी चुके होंगे। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ 1 मंथ सा तैयारी कर रहे हूँ बस बेटा, 1 महीने से फिर भी देखिए क्या चीज हो रही है, तो आपका कितना पहले क्या लेवल, देखो जजमेंट खुद को पता चल जाता है, ध्यान देना। तो अभी 15 दिन है, विश्वास रखें, जो पढ़ा रहे हैं लेकिन उसे याद कर लेना, ये मत कहना सर ये भी याद नहीं है। कल बहुत सारी चीजें ऐसी थी उस पेपर के अंदर कि जो चीजें पढ़ाई गई थी लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे आप में से, सर ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, इसलिए मिस्टेक हो रही थी आप लोगों से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, याद रखना प्यारे बच्चों, किसके बारे में पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे हम लोग यूरोप की सबसे बड़ी झील कौन सी, बेटा याद रखना, पेपर में क्वेश्चन आता है यूरोप की सबसे बड़ी जो झील हो है बेटा, ध्यान रखना झील है वो कौन सी रहेगी, यूरोप की सबसे बड़ी बेटा ध्यान देना जो झील रहेगी वो कौन सी रहेगी, तो वो रहती है याद रखना आपकी लादोग झील। कौन सी होगी भाई आपकी, ये रहेगी प्यारे बच्चों, ध्यान देना, लादोग झील जो है ये यूरोप की सबसे बड़ी झील है। ये भी आपका समाप्त होता है। इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, मैं तो 8 से 9 साल बाद पढ़ना चालू किया है, अनुज भाई बोल रहे हैं भाई 8 से 9 साल बाद पढ़ना शुरू कर दे बेटा हम तो। कोई नहीं भाई, सबसे चीजें बेटा हो जाएंगी, टेंशन ना लो। क्वेश्चन आता है झीलों का देश किसे कहते हैं, झीलों का देश किसे कहते हैं। देखते हैं प्यारे बच्चों कितने बच्चों का सही जाता है, झीलों का देश किसे कहा जाता है, कितने बच्चे देखते हैं,
थोड़ा राइट आंसर जाएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन के फिनलैंड इज ए करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया भाई, आरू का बिल्कुल एकदम करेक्ट, एकदम राइट आंसर प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन से बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या होगा। अगला क्वेश्चन आएगा कि सर्वाधिक लवणीयता जो वाली झील है बेटा वो कौन सी रहेगी। देखना आप पढ़ेंगे वोन झील के बारे में, वोन झील के बारे में। तो वोन झील में लिख लेना भाई, इस झील में पानी में लवणता सबसे अधिक पाई जाती है। क्या बच्चे याद रखना, लवण, ये क्वेश्चन बहुत बार आया, कितने परसेंट पाई जाती है, ध्यान देना। ये आता है आपका 330%। कैसे होता है थोड़ा इस चीज को समझना। लवणता वो नमक की, तो आपने पढ़ा था कि खारी झील एशिया की सबसे बड़ी कौन सी थी, अभी मैंने आपको बताया कैस्पियन सागर। तो बच्चे आंसर लगा कहते हैं कैस्पियन, जो गलत हो जाता है। आपको इस जगह एक ही आंसर लगाना है, वो आपका याद रखना लवणता। तो लवणता में कौन सी होगी आपकी, वोन झील रहेगी। पर बच्चे इस चीज को रट लेना ध्यान से, देखो वोन झील है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन आता है कि वोन झील जो है बेटा रखना, यह कहां पर है, तो याद रखना तुर्की में। कहां पर पड़ती है आपकी, ये पड़ती है आपकी तुर्की में। किस देश में प्यारो, याद रखना तुर्की में है। और देखिए ये भी क्वेश्चन आता है कि विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है, तो भी आपका क्या आएगा, तब भी आपको प्यारे बच्चों ध्यान देना, वोन झील ही आंसर रहेगा। क्या रहेगा जी, वोन झील आंसर रहेगा। पेपर में क्वेश्चन आता है, देखिए इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है, विश्व में सबसे अधिक लवणता किस झील में पाई जाती है प्यारे बच्चों। तो ये भी क्वेश्चन क्या रहेगा आपका, वोन झील होगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नोट डाउन कर लो भाई एक बार इन चीजों को। अब पढ़ेंगे बेटा, याद रखना कि विश्व की सबसे लंबी झील कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी झील कौन सी है प्यारे बच्चों, ध्यान देना। तो फिनलैंड से क्वेश्चन आए ना कि झीलों का देश किसे कहते थे, देखना प्यारे बच्चों, ये कहा जाता है फिनलैंड को। किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान देना, फिनलैंड को कहा जाता है। लेकिन क्वेश्चन आ जाए कि फिनलैंड की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो साइमा। पेपर में क्वेश्चन आता है, देखिए फिनलैंड की सबसे बड़ी झील कौन सी है प्यारे बच्चों, याद रखना साइमा। साइमा ये सबसे बड़ी झील है फिनलैंड की। तो आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान देना। इसी के साथ में अगला जो टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा भाई हमारा, विश्व की सबसे लंबी झील कौन सी है। देखिए विश्व की सबसे लंबी झील प्यारे बच्चों ध्यान देना कौन सी है, विश्व की सबसे लंबी। तो अगर मैं विश्व की, बेटा आकाश बच्चा एक चीज बताइए मुझे, कि अगर कोई चीज आसानी से मिल जाती तो फिर बच्चे हर किसी को, ये आर्मी के अंदर नहीं होता बाबू। सोच रहे हो ना आप इस चीज के बारे में। लेकिन ध्यान देना, अगर सूरज बनना है तो सूरज की तरह तपना होगा प्यारे बच्चों। और अपनी फील्ड में उस हुनर से मेहनत कीजिए कि जो किस्मत कहते हैं ना लोग, किस्मत, किस्मत भी मजबूर हो जाए देने के लिए आपको। ये ध्यान देना प्यारे बच्चों, किस्मत क्या हो जाए, आपको मजबूर हो जाए। मेहनत अपनी फील्ड में इतना जबरदस्त कीजिए, ध्यान देना। तो विश्व की सबसे बड़ा याद रखना जो गहरी लंबी झील हो जाएगी वो कौन है, टाटा नीगा झील। टागा निका झील बेटा याद रखना, यह सबसे बड़ी। और ये कहां पड़ती है टागानिका झील बेटा, याद रखना ये अफ्रीका में। कहां पड़ती है जी, अफ्रीका महाद्वीप। ध्यान देना कहां पर है, अफ्रीका महाद्वीप में प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये है बेटा याद रखना, कैसी झील है, ये मीठे पानी की झील है। ध्यान देना, ये झील भी कैसी है भाई, मीठे पानी की। कैसी झील है, मीठे पानी की झील है। इस चीज के बारे में याद रखना। चलते हैं उसके बाद बेटा, अगला क्वेश्चन क्या आ जाएगा देखना, कि अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है। देखिए अफ्रीका की सबसे बड़ी प्यारे बच्चा याद रखना झील कौन सी रहेगी। तो अफ्रीका की जो सबसे बड़ी झील है वो है विक्टोरिया झील।
कौन सी हो जाएगी भाई आपकी, ध्यान देना, विक्टोरिया झील इज करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, विक्टोरिया झील के बाद प्यारे बच्चों ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा देखिए कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील प्यारे बच्चों, पता है क्या किसी बच्चे को भाई? अनुज कह रहे हैं विक्टोरिया, बेटा मैंने कहा है ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी जो झील रहेगी वो कौन सी, याद रखना। तो किसी बच्चे को पता है क्या? यह है आयरन झील। कौन सी है? आयरन झील। आयरन झील बेटा याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन आप लोगों से कि ये बताइए विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सी झील है। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर झील कौन सी है प्यारे बच्चों, ध्यान देना। तो विश्व की सबसे अधिक जो ऊंचाई पर झील की मैं बात करता हूं तो ये हो जाएगी आपकी टिटिकाका झील। टिटिकाका झील बेटा याद रखना। तो ये भी क्या होता है भाई, ये भी आपका कंप्लीट होता है। तो टिटिकाका झील के बारे में नोट डाउन कर लें क्वेश्चनों को, ये भी लगभग बेटा आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन आ जाए कि कहां पर है, तो ध्यान देना ये आपकी दक्षिणी अमेरिका में पड़ती है। कहां पड़ती है? ये आपकी दक्षिणी अमेरिका में पड़ती है, दक्षिणी अमेरिका में पड़ती है प्यारे बच्चों, ध्यान देना। चलिए चलते हैं उसके बाद में अगले क्वेश्चन तरफ भाई, नोट डाउन कर लेना। झील का टॉपिक आपका समाप्त होता है, इसके बाद झील से कुछ ऐसा कोई नहीं आने वाला बेटा याद रखना। आगे बढ़े भाई, बच्चे जवाब देंगे एक बार भाई प्यारे बच्चों। आगे बढ़े, न्यू टॉपिक की तरफ बढ़े भाई, नोट डाउन कर लेना एक बार इसे। झील आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, एक बार जवाब देंगे। न्यू टॉपिक, ठीक है जी, अब नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, नोट डाउन कर लेना, बताते रहना सारे बच्चे भाई, जिसका नोट डाउन ना हो बता देना। अब लोग पढ़ेंगे हम लोग भूकंप के बारे में, किसके बारे में? भूकंप और ज्वालामुखी के बारे में। तो भूकंप और ज्वालामुखी से हम लोग लगभग, क्या हुआ बेटा अभी तक देखिए, इंटरेस्टिंग अगर टॉपिक करेंगे तो फिर जहां से पेपर आना है उन टॉपिक को कैसे करेंगे, वो भी तो पढ़ने हैं हम लोगों को, नहीं है? तो तीन टॉपिक, लगभग तीन टॉपिक हम जो है बेटा याद रखना। अनुज बेटा अभी ये समय वो नहीं है, ध्यान देना, अभी समय है सिर्फ ओनली पढ़ाई का। तो पढ़िए, स्टोरी वगैरह को भूल जाइए। चलिए भाई देखते हैं क्वेश्चन क्या पढ़ेंगे, याद रखना हम लोग पढ़ेंगे बेटा भूकंप और ज्वालामुखी के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, देखिए भूकंप का निर्माण कैसे होता है। तो देखो जितनी भी भूकंप की बात करूं या मैं ज्वालामुखी की बात करूं, तो ये हमेशा पृथ्वी के नीचे जो प्लेट होती हैं उनके घर्षण के कारण होता है बेटा। तो ये तीन प्रकार का घर्षण होता है। एक, पृथ्वी के अंदर प्लेटें इस तरीके से होती हैं, और जब ये प्लेट एक तो जा रही है नीचे की तरफ और एक प्लेट जा रही है ऊपर की तरफ, ध्यान देना। जैसे सपोज करना कि पृथ्वी जो है ये पृथ्वी हो गई, तो इस पृथ्वी के नीचे क्या है, कुछ इस तरीके से प्लेटें होती हैं। जब ये प्लेटें इस तरीके से घर्षण करती, कैसे? ऊपर और नीचे की तरफ, जैसे ये जा रही है देखो, इस तरीके से घर्षण होता है ऊपर नीचे की तरफ। तो एक क्या है, एक नीचे की तरफ हो रहा है, एक ऊपर की तरफ हो रहा है। बेटा याद रखना, इसे कहा जाता है रूपांतर गति। क्या कहते हैं इसी को? इसे कहते हैं रूपांतर गति। और जो ये रूपांतर गति होती है प्यारे बच्चों ध्यान देना, इसी की वजह से किसका जन्म होता है? इसकी वजह से बेटा भूकंप का जन्म होता है। तो पेपर में क्वेश्चन आता है, ध्यान देना, तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि भूकंप का निर्माण कैसे होता है, किस गति से होता है। ध्यान देना प्यारे बच्चों, रूपांतर गति के कारण। अब हम लोग जानेंगे कि कुछ प्लेटों में घर्षण जो होता है, ध्यान देना प्यारे बच्चों, वो कैसा होता है?
वो होता है इस तरीके से, यानी कि एक दूसरे से डिस्टेंस जो है वो ज्यादा दूर कर लेंगे। जैसे ये दो प्लेट हुई, एक प्लेट भाग रही है इस साइड, एक प्लेट भाग रही है भाई इस साइड, यानी कि क्या हो गया बेटा, ये जो प्लेटें हैं आपकी तो अभी ऐसे चल रही थी, अब ये प्लेटें डिस्टेंस बनाना शुरू कर देंगे इस टाइप से। और जब ये प्लेटें इस टाइप से डिस्टेंस जो बनाएंगी, ध्यान देना, तो इसे कहा जाता है अपसारी गति। इसे क्या कहते हैं भाई, इसे कहा जाता है अपसारी गति। और इसी अपसारी गति के कारण पर बच्चा याद रखना किसका निर्माण होता है, ज्वालामुखी का। किसका निर्माण होता है भाई, आपका ज्वालामुखी का निर्माण होता है। चीजें समझ में नहीं है ये बताइए। उसके बाद में प्यारे बच्चों ध्यान देना, अब कुछ प्लेटें क्या होती हैं कि कुछ प्लेटें इस तरीके से एक दूसरे की तरफ आएंगी। जैसे ये प्लेट यहां से ऐसे जा रही है, तो सामने से एक प्लेट और है प्यारे बच्चों, ध्यान देना, वो इस तरीके से आ रही है। जब ये प्लेटें इस तरीके से टकराएंगी तो टकराने के बाद में ये एक दूसरे के ऊपर बेटा ऐसे हो जाती है, ध्यान देना, इस तरीके से। जब ये इस तरीके से होती हैं तो इसे कहा जाता है अभिसारी गति। ये है अपसारी गति। ठीक है, तो ध्यान देना प्यारे बच्चों उस चीज के बारे में। तो ये इस तरीके से लगभग ऊपर हो जाएंगे। मैं आपको एक और डायग्राम दिखा, इस तरीके से प्यारे बच्चों देखिए ऐसे, तो ये यहां पर हो गई और ये इस जगह हो गई। चीजें समझ में आ रही हैं, कमेंट्स करेंगे एक बार सभी लोग। इस तरीके से प्यारे बच्चों, तो यही होती है आपकी क्या कहलाती है प्यारे बच्चों, ध्यान देना, यही कहलाती है आपकी अभिसारी गति। इसके कारण किस चीज का निर्माण होता है, इसके कारण जो निर्माण होता है वो होता है पर्वतों का। किसका होता है भाई, ध्यान देना, पर्वतों का। पर्वतों का निर्माण। आपने सुना होगा कि पहले, कमल बच्चा क्या हो गया, सर तो बोल भी नहीं। प्यार बच्चों आवाज तो आ रही होगी ना, मेरी आवाज आ रही है ना। गुस्सा भाई किसी से नहीं, बस पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, फोकस करें प्यारे बच्चों पढ़ाई पर। गुस्सा किसी से भी नहीं है, ध्यान देना। तो अब ये बताइए, इतनी चीजें समझ में आई, पर्वतों का निर्माण कैसे होता है बेटा, समझ में आया होगा ज्वालामुखी का निर्माण कैसे होता है, और ये भी समझ में आया होगा कि भूकंप का निर्माण कैसे होता है। चीजें तीनों क्लियर हुई आप लोगों की। इसी के साथ ध्यान देना भाई आप लोग, कि आपने पढ़ा होगा कि विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। प्यारे बच्चों कौन सी आपकी, माउंट एवरेस्ट। जो माउंट एवरेस्ट कहां पर है, ये आपकी नेपाल में है, और नेपाल में ही इसे किस नाम से जाना जाता है, याद रखना, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुई ये चीजें प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए इस चीज के बारे में। अब इस माउंट एवरेस्ट की जो पहले हम लोग हाइट पढ़ते थे वो पढ़ते थे 8848 मीटर, यानी 8848 मीटर। लेकिन वर्तमान में जो इसकी हाइट है बेटा वो कितनी हो चुकी है, याद रखना, 8850 मीटर। यानी कि जो 2 मीटर हाइट बढ़ी है प्यारे बच्चों, कितने, जो 2 मीटर हाइट बढ़ी है, वो बढ़ने का कारण क्या है, तो वो ध्यान देना, वो बढ़ने का जो कारण है प्यारे बच्चों, वो रीजन है आपका अभिसारी गति का। अभिसारी गति से कैसे भाई, याद रखना, तो अभिसारी गति का मतलब प्यारे बच्चों ये होता है कि जैसे ही ये प्लेटें एक दूसरे के ऊपर आई, तो आने के बाद यहाँ का जो डिस्टेंस होता है, ऊंचाई होती है, देखो जैसे मैंने ये हाथ रखा भाई, और मैं इसके नीचे अगर एक और हाथ लगा दूं और इसके ऊपर एक और, तो हाइट ऊपर बढ़ती जाएगी ना। तो सेम कंडीशन होती है प्यारे बच्चों, ध्यान देना, इसी प्रकार से पर्वत जो होते हैं वो बढ़ते हैं किस गति के कारण, अभिसारी गति के कारण। एक बार बताएंगे ये चीज समझ में आई या नहीं आई, ये बता दो भाई मुझे। क्लियर आप लोगों की, देख लेना प्यारे बच्चों। अब पेपर में क्वेश्चन आता है, हम लोग भूकंप के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए पेपर में क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों, ध्यान देना, कि भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो टॉपिक रहेगा हमारा भूकंप, और पेपर में क्वेश्चन आता है कि भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चों याद रखना, सिस्मोलॉजी। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, याद रखना, सिस्मोलॉजी। भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं। क्या दिक्कत होगी प्यारे बच्चों, और बताइए क्या कंफ्यूजन हुई है आपको। भूकंप के मापन यंत्र को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, याद रखना, पेपर में क्वेश्चन आता है, भूकंप के मापन जो यंत्र होता है प्यारे बच्चों, यंत्र की बात कर रहा हूं,
इसे कहा जाता है, देखना, सिस्मोग्राफ बेटा। क्या कहा जाता है? सिस्मोग्राफ। चीजें समझ में नहीं आई? क्वेश्चन आता है कि भूकंप की तीव्रता को किससे मापते हैं? भूकंप की तीव्रता को किससे मापते हैं? तो प्यारे बच्चे याद रखना, ये होता आपका रिएक्टर स्केल। किससे? रिएक्टर स्केल से मापते हैं, ध्यान देना। तीनों चीजें समझ में नहीं है, ये बताइए भाई मुझे। बेटा देखिए, पर्वत की और इसकी खोज किसने की थी? एक बार इससे भी देख लेना। इसकी खोज की थी चार्ल्स रिएक्टर ने। कब की थी प्यारो? याद रखना 1935 ईस्वी में। ध्यान दीजिए इस चीज के बारे में। देखो एक बार समझना, पर्वत, ये दो प्लेटें हुई। जैसे सपोज करो, मैं एक बेसिक आपको एग्जांपल दे रहा हूं भाई, कि मेरा हाथ इस वाले पोर्शन पे सबसे ऊपर नहीं जा रहा। सपोज करना कि मेरा हाथ जो है वो इस लाइन को टच नहीं कर रहा है, मैं यहां से खड़ा हूं, एग्जाम्पल के रूप में समझना। तो मैं, अगर मुझे यहाँ पर अपने, यहाँ पर बेटा हाथ टच करना है, तो क्या है, मैं अपने जमीन पे यानी कि पैरों के नीचे कोई ना कोई फट्टा या फिर कोई ईंट या कोई ना कोई ऐसा, या फिर कोई चेयर हो सकती है, कोई ना कोई ऐसी चीज रखूंगा ना जिससे मैं अपनी हाइट बढ़ा सकूं, तभी तो होगा। तो सेम कंडीशन ये है, जब दो चीजें एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखी जाएंगी बेटा, परतदार हो जाएंगी, तो क्या हाइट नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। देखो मेरा सिंगल हाथ है भाई, इतना मोटा है, लेकिन अगर मैं दोनों को कंप्लीट कर दूंगा, देखो कितना मोटा हो गया प्यारे बच्चों। समझ में आए नहीं आए ये बताइए? क्लियर हो गया ना? यही होता है, इसीलिए क्या होता है, पर्वतों की हाइट बढ़ जाती है। चीजें समझ में आई? आगे बढ़े, वापस टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन भाई आप लोग लिख लेना, ध्यान दीजिए। अब किस तरीके से भूकंप होता है, अब आगे पढ़ेंगे क्या क्या क्वेश्चन बनता है। पेपर में क्वेश्चन आता है कि भाई ये बताइए, सबसे पहले भूकंप बेटा कहां पर आता है? याद रखना, सबसे पहले पेपर में क्वेश्चन आता है, सर्वप्रथम भूकंप कहां पर आता है प्यारे बच्चों? तो याद रखना, अधिकेंद्र पर। किस पे है? याद रखना, अधिकेंद्र पर आता है। अगला क्वेश्चन क्या होता है प्यारे बच्चों? ध्यान देना, बेटा ध्यान देना, प्लेटों का टकराना क्या कहलाता है? प्लेटों का जो टकराना होता है बेटा, जब प्लेट एक दूसरे से टकराती हैं तो उसे क्या कहते हैं? भाई पेन खत्म हुआ तो लेके आ जाइए बेटा, एक और ले लीजिए। इसे कहा जाता है टेक्टोनिज्म प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं? टेक्टोनिज्म। जब दो प्लेट आपस में टकराती हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है टेक्टोनिज्म प्यारे बच्चों। ध्यान देना, इसे देख लेना भाई। अब क्वेश्चन आता है कि तरंग कितने प्रकार की होती है। पेपर में क्वेश्चन क्या आता है? ध्यान देना, पेपर में क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों। देखिए मैं हाइट अगला अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। पेपर में क्वेश्चन आता है, भूकंप की तरंगें कितनी प्रकार की होती है प्यारे बच्चे? तेरा लिख लेना, 3। पी तरंग जिसे हम प्राथमिक तरंग कहते हैं प्यारे बच्चे, ध्यान देना। एस तरंग जिसे हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी तरंग कहते हैं। और ये है भाई एल तरंग जिसे हम लव तरंग कहते हैं। ये 3 तरह के होती है बेटा। इसे कहा जाता है प्राथमिक तरंग। इसे कहा जाता है द्वितीय तरंग। और ये कौन सी थी प्यारे बच्चे? देखना, लव तरंग। ध्यान देना, ये 3 तरंगे होती हैं आपके। सर पीछे नहीं, समझा दीजिए। देखिए प्यारे बच्चों ध्यान देना,
ठीक है, क्या समझाना है भाई बताएंगे? अनुराधा बेटा कुमार जो है, क्या बोल रहे हो भाई? सर पीछे नहीं, समझा दीजिए एक बार और बेटा। ओके, देखिए भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी कहते हैं। पेपर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है भाई, ध्यान देना। भूकंप के मापन यंत्र को सिस्मोग्राफ कहा जाता है। भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं? याद रखना, रिएक्टर स्केल से प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए ना। दोबारा से समझाऊं भाई? क्या चीजें बताइए, मैंने बताया आपको। जब प्लेटें एक दूसरे के ऊपर नीचे को काटेंगी, इस तरीके से चलेंगी, प्लेटें घर्षण करती ऊपर नीचे की तरफ, तो उसे कहा जाता है रूपांतर गति, जिससे किसका निर्माण होता है? भूकंप का निर्माण होता है प्यारे बच्चों। अगर प्लेटें एक दूसरे से दूर भाग रही हैं तो ध्यान देना, उसे कहा जाता है अपसारी गति। अपसारी के कारण किसका निर्माण होता है? अपसारी गति के कारण ज्वालामुखी का निर्माण होता है। और बेटे जब दो प्लेटें एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से आ जाएंगी तो याद रखना, उसे कहा जाता है अभिसारी गति। इसके कारण पर्वतों का निर्माण होता है। सबसे पहले हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे भूकंप के बारे में। तो भूकंप में देखिए क्या रहेंगे, भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं बच्चे, रखना, इसमें सिस्मोलॉजी कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन होता है भूकंप के मापन यंत्र क्या होता है? सिस्मोग्राफ होता है। पर बच्चों क्या कहते हैं? उसे सिस्मोग्राफ कहा जाता है। और भूकंप की तीव्रता को किससे मापता है? रखना, रिएक्टर स्केल से। और रिएक्टर स्केल की खोज कितनी है? चार्ल्स रिएक्टर ने, याद रखना, 1935 1935 होती पर याद रखना। और सर्वप्रथम भूकंप, याद रखना, भूकंप कहां पर आता है बेटा? अधिकेंद्र पर। कहां आता है? अधिकेंद्र। यानी कि किस तरीके से, मैं आपको पूरा टॉपिक इसलिए नहीं समझाया क्योंकि पेपर में इतना डीप आपसे पूछा नहीं जाएगा। देखिए क्या होता है, ये इस तरीके से यहाँ पर केंद्र होता है, इस केंद्र से जो बेटा तरंगे होती हैं वो इस तरीके से चलती हैं, इस तरीके से। तो ये जो पृथ्वी का ये वाला जो बेटा हिस्सा होता है, इसी हिस्से को कहते हैं अधिकेंद्र। अब समझ में नहीं आया क्या होता है अधिकेंद्र भाई? क्या लग रही चीजें, आगे बढ़े अब? ठीक है जी। ये पृथ्वी का जो हिस्सा होता है इसे कहते हैं अधिकेंद्र। और ये क्या है प्यारो, याद रखना, ये है आपका केंद्र भाई। सुनामी बेटा सब चीज पढ़ाऊंगा, अभी पहले चीजों की तरफ चलते रहिए, सुनामी छोड़िए, पहले इसे समझिए। इतनी चीजें समझ में आगे बढ़े हम लोग। ठीक है भाई। अब मैंने आपसे क्या कर बेटा रखना कि भूकंप की तरंगे कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी? PSL इनके नाम होते हैं, जिसे प्राइमरी यानी प्राथमिक कहते हैं। ऐसे सेकंड एंड द्वितीय। एल बेटा लव तरंगे। अब पेपर में क्वेश्चन आता है, देखिए पी तरंगों के बारे में प्यार बच्चा रखना, एक होता है एस तरंग के बारे में और एक होता है प्यार बच्चा रखना एल तरंग के बारे में। PSL, PS के बारे में प्यार बच्चा रखना कि पी तरंग की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा सेकेंड। 8 किलोमीटर सेकंड के हिसाब से बेटा। एस तरंगी कितनी होती है? 4 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से, यानी इनकी जो स्पीड होती है। और उसके बाद प्यार बच्चा देखना, अगर मैं बात करता हूं एल तरंग की कितनी होती है, तो एल की होती है 1.5 से लेकर प्यार बच्चा देखना 3 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से ये तरंगे होती हैं। उसके बाद समझना, अगर मैं बात करता हूं प्यार बच्चों कि जो एल तरंग होती है, एल तरंग ध्यान देना प्यार बच्चों की, जो एल तरंग होती है वो किससे पास कर जाती है? किस किस को? याद रखना, यह सॉलिड और प्यार बच्चा याद रखना लिक्विड, दोनों को क्रॉस कर जाएगी, यानी कि ठोस और तरल दोनों से प्यार बच्चों क्या है, ये पार हो जाएगी, याद रखना। और उसके बाद अगर मैं बात करता हूं किसके बारे में, याद रखना बेटा एस तरंग के बारे में, तो तरल पदार्थ से नहीं गुजर पाती। किससे होती है? लिक्विड से नहीं गुजर पाती भाई। ये क्या होता है? यह तरल से नहीं गुजर पाती प्यार बच्चा रखना। ठीक है। अब मैं बात करता हूं किस चीज के बारे में भाई, अब मैं अगर बात करूंगा एल तरंग के बारे में कि एल तरंग क्या है प्यार बच्चों। तो एल तरंग में याद रखना बेटा, ये दोनों से पार हो जाती है, याद रखना किससे होती है? दोनों से पास हो जाती है। किससे भाई? दोनों से। तो ये भी दोनों से पार हो जाती है, होती है। और ध्यान देना एल तरंग की बेटा जो खोज है वो की थी HD लव ने। किसने की थी भाई? HD लव ने, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? लव तरंग हो गया था। अब बताइए इतनी चीजें समझ में आई या नहीं आई बेटा, ये बताइए। क्लियर है इतनी चीजें? अब ध्यान देना, अगर मैं बात करता हूं प्यारे बच्चे याद रखना कि प्राथमिक तरंग या सबसे विनाशकारी तरंग कौन सी होती है। पेपर में क्वेश्चन आता है हम लोगों से कि सबसे विनाशकारी तरंग कौन सी होगी, तो याद रखना सबसे
विनाशकारी जो तरंग है बेटा वो कौन सी रहेगी, ध्यान देना, वो रहेगी आपकी एल तरंग। कौन सी रहेगी? एल तरंग सबसे विनाशकारी होती है बेटा, इसलिए इससे बच के रहना हमेशा एल तरंग से। अब ये कहोगे सर इसकी स्पीड तो ज्यादा है, विनाशकारी तो ये होनी चाहिए, फिर एल क्यों है जिसकी स्पीड? देखो बेटा, एल इसलिए क्योंकि जो चीज बेटा एल, बेटा याद रखना एस लिक्विड को नहीं करेगी, और बच्चा याद रखना एस जो है वो लिक्विड को नहीं करेगी। अब ध्यान देना, सबसे विनाशकारी तरंग कौन सी होती है भाई? ये तरंग होती है आपकी एल तरंग। और क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम अधिकेंद्र पर, प्यारे बच्चों ध्यान देना, सर्वप्रथम अधिकेंद्र पर कौन सी तरंग पहुंचती है? तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, कौन सी तरंग हो जाएगी? ये प्यारे बच्चों आपकी तरंग हो जाएगी पी तरंग। कौन सी हो जाएगी? पी तरंग भाई। और पी तरंग को क्या कहते हैं ये आपको पता ही है। अब हमसे क्वेश्चन किस तरीके से पुटअप होगा इस चीज के बारे में समझना। सुनामी के बारे में कुछ कहते सर, सुनामी बता दो। तो सुनामी के बारे में बच्चा समझना, अगर भूकंप का, ध्यान देना, अगर भूकंप का अधिकेंद्र समुद्र में हो तो सुनामी आती है, प्यारे बच्चे याद रखना। और सुनामी की जो स्पीड होती है ना, सुनामी की जो गति होती है प्यारे बच्चों, इसकी गति कितनी होती है? वो 100 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर प्रति घंटा के आवर्ज से बेटा। यानी इसके सामने जो भी चीज आएगी ना सुनामी के सामने, सबको भा ले जाती है, जैसा आपने मूवियों में देखा होगा, याद रखना। तो ये होती है प्यारे बच्चों याद रखना सुनामी। तो ये आपका क्या है, ध्यान देना प्यारे बच्चों, ये आपका भूकंप जो है वो कंप्लीट होता है, ध्यान देना। क्लियर है भाई? ठीक है जी। पेपर में क्वेश्चन आता है कि ये बताइए कि सबसे अधिक जो भूकंप होता है वो कहां आता है? पेपर में क्वेश्चन आता है सबसे अधिक जो, प्यारे बच्चों ध्यान देना, भूकंप है वो कहां आता है? सबसे अधिक जो भूकंप रहेगा वो कहां आएगा प्यारे बच्चों ध्यान देना। तो मैं अगर मैं भूकंप की बात करता हूं, प्यारे बच्चों ध्यान देना, जो सबसे अधिक भूकंप होता है ये भूकंप कहां पर आता है? तो ये आता है मध्य एशिया, मध्य एशिया की जो प्लेटें होती हैं, और दूसरी बात करता हूं बेटा देखना प्रशांत महासागर, और प्रशांत महासागर में सबसे अधिक क्या आता है? भूकंप आता है। और ध्यान देना इन दोनों ही प्लेटों के ऊपर कौन सा देश बसा हुआ है? जापान। इसलिए आपने सुना होगा कि जापान में सबसे अधिक क्या आता है प्यारे बच्चे याद रखना,
ये सबसे अधिक कहां पर आता है? ये आता है जापान देश के अंदर। सुनामी सबसे पहले किस देश में आई? बच्चा इस चीज के बारे में भी कोई कंफर्मेशन नहीं, कल आपको बताऊंगा कि सुनामी सर्वप्रथम किस देश में आई थी। हेलो, मैं मेरे साथ देखनी पड़ेगी, मैं फिलहाल कैमरा के सामने खड़ा हूं। यू है, ठीक है ना। मैंने भाभी ने तो कह दिया, वे ढूंढ रही है वहां घर, उनको फोन आया अभी। ठीक है। अच्छा भाई, तो यानी कि सबसे पहले जो आई थी वो सीरिया में आई थी। जो सुनामी है सर्वप्रथम सीरिया में आई थी, याद ध्यान देना। और सबसे बड़ी जो आई थी वो अलास्का में आई थी। अब मैं बात करता हूँ भूकंप, आपका कंप्लीट था, भूकंप से कुछ नहीं बचा। अब हम बेटा किसके बारे में पढ़ेंगे? ध्यान देना, अब लोग पढ़ेंगे हम लोग ज्वालामुखी के बारे में। तो ज्वालामुखी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं, बस मैं आपको मेन 2 से 3 चीज बताऊंगा। किसके बारे में भाई? अब भी वॉइस नहीं आ रही क्या? ठीक है जी, देखिए क्वेश्चन क्या होगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन आता है ज्वालामुखी के बारे में। तो ज्वालामुखी के बारे में क्या क्वेश्चन आएगा, इस चीज के बारे में बेटा याद रखना। तो ज्वालामुखी कुछ इस टाइप से होता है भाई। इस टाइप से प्यारे बच्चों, इस तरीके से ज्वालामुखी होता है भाई। तो ज्वालामुखी का जो ये वाला मुख है, ये वाला बेटा ध्यान देना, ये वाला, तो इसी मुख को क्या कहा जाता है? ध्यान देना, इस वाले मुख को कहा जाता है क्रेटर। क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि क्रेटर किसे कहा जाता है, या ज्वालामुखी का जो मुख होता है, कि भाई याद रखना क्या कहते हैं, ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं भाई? यार बच्चा याद रखना, क्रेटर कहते हैं। उसके बाद समझना प्यार बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है इस जगह से, कि इसके अंदर जो ये वाला हिस्सा होता है प्यार बच्चों, ध्यान देना, ये वाला जो हिस्सा होता है, किसके बारे में कह रहा हूं? जो आपने देखा होगा, एक तो होता है लावा, एक क्या होता है? लावा होता है प्यार बच्चों, और एक होता है मैग्मा। तो मैग्मा कौन सा होता है और लावा कौन सा होता है, इस चीज के बारे में याद रखना। देखिए, जो इस वाले बेटा ज्वालामुखी के अंदर जो चीजें होंगी, ये चीजें क्या होंगी याद रखना, ये चीजें होंगी आपकी मैग्मा। ये क्या चीजें होंगी? मैग्मा रहेंगी। और अगर मैं बात करता हूं बेटा किसके बारे में, कि जैसे ही ये मैग्मा बाहर निकल जाएगा तो इसी को कहा जाता है लावा। इसको क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। और प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए कि जो ये वाला जो भी यहाँ पर लावा जमता है, इस जमे हुए लावा को क्या कहते हैं? सिंडर कहते हैं। बस इतनी चीज बताओ कि ये समझ में आया या नहीं आया। अब बता दीजिए यार बच्चों बस मुझे, सिंडर किसे कहा जाता है, लावा किसे कहते हैं, मैग्मा किसे कहा जाता है, क्रेटर किसे कहते हैं? ये बताओ, ये चीज समझ में आई या नहीं आई भाई? इतना बता दो बस मुझे आप लोग। अगर इतनी चीज आपकी समझ में आ गई तो प्यार बच्चे याद रखना, यही आपका क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। अब पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा। अब इसी के बाद ध्यान देना, अगर क्वेश्चन आ जाए हम लोगों से किस चीज के बारे में, अगर क्वेश्चन आ जाए हम लोगों से कि भाई ज्वालामुखी कितने प्रकार की होती है, तो याद रखना ज्वालामुखी प्यार बच्चा याद रखना कितने प्रकार की होती है? तो ये होती है 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। सबसे पहली जो ज्वालामुखी होती है उसे कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। प्यार बच्चों क्या कहते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी होती है भाई। दूसरी जो ज्वालामुखी होती है बेटा उसे कहा जाता है प्रसुप्त ज्वालामुखी। क्या कहते हैं? प्रसुप्त, ध्यान देना, प्रसुप्त ज्वालामुखी होती है भाई दूसरे नंबर पर जो होती है। और अगर मैं बात करता हूं तीसरे नंबर पर कौन सी होती है प्यार बच्चों, तीसरे नंबर पर होती है, इसे कहा जाता है मृत ज्वालामुखी। क्या कहते हैं? मृत ज्वालामुखी कहा जाता है। तो देखिए पेपर में क्वेश्चन क्या आता है, देखो
सक्रिय ज्वालामुखी क्या होगा प्यार बच्चों, याद रखना। सक्रिय ज्वालामुखी उसे कहते हैं जिससे लावा बाहर निकलता रहता है, वो सक्रिय ज्वालामुखी होता है। प्रसुप्त ज्वालामुखी किससे, याद रखना, जिससे लावा निकलता रहता है, जिससे लावा निकलता है, प्यारे बच्चों ध्यान देना। प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या होती है, प्रसुप्त जो ज्वालामुखी है भाई इसे कहा जाता है जिससे लावा कभी भी आ सकता है, यानी कि प्रेजेंट में नहीं निकल रहा है लावा, लेकिन कभी भी बाहर निकल सकता है, उसे कहते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। और तीसरा होता है बेटा मृत ज्वालामुखी, किसे कहते हैं, जिससे कभी भी कोई ज्वालामुखी, यानी जिससे कभी भी कोई लावा बाहर नहीं निकलेगा, वो क्या होता है, मृत ज्वालामुखी। यानी कि इसी को शांत ज्वालामुखी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शांत ज्वालामुखी कहते हैं, प्यार बच्चे याद रखना। इससे कभी भी नहीं निकलेगा, इससे कभी भी नहीं निकलेगा। तो मुझे बताइए भाई, इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, पहले ये बताएंगे आप लोग। ये चीजें समझ में बेटे एक बार देखेंगे, नोट डाउन करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़े भाई, ठीक है जी। देखो क्वेश्चन आ जाए बेटा, एक भूकंप से ही मैं क्वेश्चन और बता देता हूं आपको, भूकंप में ही ध्यान देना। क्वेश्चन आ जाए, रिंग ऑफ फायर किसे कहते हैं, ध्यान देना। रिंग ऑफ फायर या बेटा हम लोग क्या कहते हैं, अग्नि विलय किसे कहते हैं, अग्नि विलय किसे कहते हैं, रखना, प्रशांत महासागर को किसे कहा जाता है, प्रशांत महासागर को कहा जाता है, क्योंकि इसमें 66% पर क्या आता है, भूकंप आता है। इसीलिए प्यार बच्चों ध्यान देना, इसे क्या कहा जाता है, इसलिए इसे कहा जाता है रिंग ऑफ फायर। क्या कहते हैं जी, इसलिए इसे कहा जाता है रिंग ऑफ फायर, प्यार बच्चों याद रखना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, किसकी तरफ, ज्वालामुखी की तरफ, टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या होगा बेटा, ध्यान देना, क्वेश्चन आता है कि भूमध्य, याद रखना पेपर में क्वेश्चन बनेगा, प्यार बच्चों ध्यान देना। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं, ध्यान देना। तो भूमध्य सागर का जो बेटा प्रकाश स्तंभ होता है उसे कहता है स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी को। ज्वालामुखी को क्या कहते हैं, याद रखना, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, फिर याद रखना कि किस महाद्वीप पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है, किस महाद्वीप पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, किसमें नहीं है, ऑस्ट्रेलिया। किसमें नहीं होगा भाई आपका, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, इसमें कोई ज्वालामुखी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। तो ये अभी आपका टॉपिक जो है वो ज्वालामुखी भूकंप का समाप्त होता है। पर्वत पहाड़ में आपको पहले करवा चुका था। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में जितनी भी अब आपकी जो क्लास होने वाली है वो रीजनिंग की क्लास नहीं होगी भाई। आज आपकी रीजनिंग की क्लास नहीं होगी प्यारे बच्चों। और टॉपिक भाई, बेटा कितने टॉपिक, 1.25 घंटे हो गए बेटा, 1 घंटे 14 मिनट, 15 मिनट हो लिए हैं। बच्चा पहले ही हम लोग बहुत सारे चीजें बेटा ये याद भी तो करनी है, सिर्फ लिखने से तो काम नहीं चलेगा। ये चीज मानोगे नहीं मानोगे, बताओ मुझे आप लोग, ये बताइए मुझे। चीजें लिखने से तो काम नहीं चलेगा प्यारे बच्चों, कुछ चीजें हमें पढ़नी भी तो है, याद भी तो करनी है भाई। अच्छा हम याद करते हैं 3 टॉपिक और, बेटा 3 टॉपिक बहुत ज्यादा है, इस चीज के बारे में आप समझिए। और भी बच्चे हैं, सब बच्चों को एक साथ लेके चलना है प्यारे बच्चों, क्योंकि बाकी क्लासेस जो हैं वो भी तो चलनी है, और बच्चे हैं प्यारे बच्चों आपकी तरह, वो भी बेचारे बच्चे वेट कर रहे होंगे। लेकिन कल हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, ध्यान देना।
भाई और भी बच्चे उनकी भी क्लास होनी है, तो इस वजह से आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, लेकिन कल हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ेंगे और कल हम लोग भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे बेटा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के लिए भाई इतना ही। उठ देखते हैं किस भाई का फोन है। संदीप, हेलो। हेलो जी बच्चा बोलिए। सर, रीजनिंग क्लास चलेगी आज? बेटा रीजनिंग की क्लास नहीं होगी आज। नहीं, कल हुई थी सर, नहीं आज होगी। हाँ बच्चा, वो इस वजह से नहीं हुई है कि जो सर हैं कि मेरी क्लास जो है वो लेट हो चुकी है। इस समय आपकी रीजनिंग की क्लास होती है, लेकिन मेरी क्लास की वजह से बेटा रीजनिंग क्लास नहीं होगी, सर की क्लास कहीं और होगी ना, इस वजह से बात। और फ्रेंड सर की क्लास हो चुकी है कल, लेकिन आपकी चीजें समझती रहेंगी, बिल्कुल टेंशन ना लो। ओके सर। ओके ठीक है बच्चा। और किसी बच्चे का देखते हैं भाई, क्या बच्चे बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, एक बार उन्हें और देख लेते हैं। ठीक है भाई, प्यारे बच्चों ऐसे नाराज मत हुइए भाई, नाराज ना हो। कल आप लोगों से प्रॉमिस है कि कल हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, ठीक है। इस चीज के बारे में ध्यान रखना। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।